नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें 21 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम धामी पहुंचे हैं गैरसैंण। शाम को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है प्रशासन। उत्तराखंड विधानसभा में 21 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक ओर जहां वर्षों से सड़कों में बने गड्ढों को पाटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रंग रोगन करके विधानसभा भवन सहित माननीयों के आवासों को चमकाया जा रहा है। तो वहीं माननीयों की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को भी चाक चौबंद करने में प्रशासन जुटा हुआ है। 3 दिवसीय सत्र को लेकर क्षेत्रीय जनता में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सत्र को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गैरसैंण को लेकर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद भी की जा रही है। गौरतलब है कि गैरसैंण में पूर्व की बहुगुणा सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और तत्कालीन कर्णप्रयाग विधायक डिप्टी स्पीकर अनसुईया प्रसाद मैखुरी के प्रयासों के बाद साल 2013 में विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया है। तो गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इस बीच तमाम विधायकों का भराड़ीसैंण पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ होनी चाहिए, विधानसभा का जो सत्र है वो गैरसैंण में होना चाहिए। अब आखिरकार वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। बिल्कुल पूजा, काफी समय बाद विधानसभा की कार्यवाही अब गैरसैंण पे होने जा रही है। काफी लंबे समय के अंतराल के बाद, चूंकि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर होनी चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे सत्र नहीं हुआ। लेकिन अब मानसून सत्र है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी विधायक वहां पे पहुंच चुके हैं। शाम को सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें विपक्ष भी शामिल होगा। साथ ही साथ कल से सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत में महामहिम राज्यपाल का सबसे पहले भाषण होगा। उसके बाद जो दिवंगत विधायक है, चूंकि केदारनाथ विधायक शैलानी रावत का भी निधन हो चुका था, और उसके अलावा और भी कई विधायक है जिनकी श्रद्धांजलि को लेकर के श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सत्र का सत्रावसान हो जाएगा। उसके बाद फिर से लंच के बाद सत्र की शुरुआत होगी। उसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही साथ तमाम वित्त मंत्री की अगर बात करें और अन्य विधायक, क्योंकि मानसून का सत्र बजट पेश होना है, तो उस बजट के चलते अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और 3 दिन का है, पूजा बता दूं कि ये सत्र है। 3 दिन के सत्र में अनुपूरक बजट, इसके अलावा चूंकि यूसीसी को लेकर के भी लगातार बातचीत चल रही थी, तो यूसीसी भी उसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि अक्टूबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो यूसीसी लागू कर रहा था, तो अब विधानसभा के पटल पे जो एक कानून बन गया संशोधन के बाद, चूंकि ये जो सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगर बात करें, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की अगर बात करें, तो ये तमाम जो लोग हैं, ये विपक्ष इस बात को लेकर के बोला कि सरकार क्या 3 दिन के लिए जो सत्र करा रही है, केवल क्या एक प्रोपेगेंडा बना रही है सरकार कि 3 दिन के लिए सत्र है। क्योंकि प्रश्नकाल इतने हैं, मुद्दे इतने हैं और विपक्ष हंगामा कर सकता है। ये जो सत्र है मानसून सत्र, ये हंगामेदार हो सकता है। जी पूजा, ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार 3 दिन का जिक्र किया जा रहा था और विपक्ष कह रहा था समय बहुत कम है और 300 से ज्यादा प्रश्न लगाए हुए हैं। इस बीच एक विषय मैं और समझना चाहूंगी, 2 सवालों के जवाब दीजिएगा। सवाल 2 हो चुके हैं। पहला तो कि सत्र बहुत छोटा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय जनता है, हम भराड़ीसैंण की जनता की बात करें तो गैरसैंण में सत्र भले ही वर्षों बाद आयोजित हो रहा हो, लेकिन उत्साह नहीं है स्थानीय जनता में।
बिल्कुल। हालांकि चूंकि पहले सवाल का अगर हम जवाब देते हैं, चूंकि विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार बोल रहा है कि क्या भराड़ीसैंण सरकार नहीं जाना चाहती है। पिछली बार भी जब सत्र आयोजित किया जाना था, उस समय भी जो है सरकार सत्र गैरसैंण में न करा करके राजधानी देहरादून की विधानसभा पे उसने सत्र कराया था। लेकिन इस बार विपक्ष के कहने पर भी, और साथ ही साथ चूंकि बड़े मुद्दे भी थे, यूसीसी है, अन्य भी बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के सरकार मानसून का जो सत्र है वो विधानसभा गैरसैंण में करा रही है। विपक्ष भी इस बात को बोल रहा है कि क्या सरकार केवल 3 दिन का सत्र चाहती है, जबकि ये सत्र कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए, जिसमें हमारे प्रदेश के जो मुद्दे हैं, चूंकि चाहे यूके SSST में घोटाले को लेकर के मुद्दा हो, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेकर के मुद्दा हो, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा हो, अग्निवीर को लेकर के मुद्दा हो, सड़कों को लेकर के मुद्दा हो। पूजा, एक बात जरूर बता दूं, चूंकि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे गांव थे जिन्होंने सड़क नहीं तो वोट नहीं बहिष्कार किया था। उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष विधानसभा के पटल में अपने प्रश्न रखेगा, और जो सम्मानित मंत्री हैं, जो संबंधित विभागों के मंत्री हैं, वो मंत्री उसका जवाब देंगे। और आपसे दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि जनता इस बार इस वजह से उत्साहित नहीं दिख रही है। पहले जब सत्र होता था तो चाहे वो यूकेडी पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या उत्तराखंड के जो लोकल दल है, वो वहां पे आते थे और अपनी मांग को रखते थे। लेकिन इस बार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे वो गैरसैंण को लेकर के हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग को लेकर के हो, चाहे वो श्रीनगर को लेकर के हो, चाहे वो ऋषिकेश को लेकर के हो, ये तमाम जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बात को लेकर के उत्साहित नहीं दिख रहे हैं कि अब गैरसैंण में सत्र हो या राजधानी देहरादून हो। जब तक हमारा विधायक हमारे विकास नहीं कराएगा, क्योंकि विकास को लेकर के अगर आपको सत्र कराना है तो लंबा सत्र चलेगा, क्योंकि उसमें कई पॉइंट्स रखे जाते हैं। विकास के मुद्दों को रखा जाता है, सड़क को रखा जाता है, बिजली को रखा जाता है, पानी को रखा जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय रोजगार के मुद्दे हैं, पहाड़ों में जो लगातार पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, होम स्टे परियोजना कहां तक पहुंची हुई है। इसके अलावा अगर बात करें सौर ऊर्जा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चीज बोली गई थी, अब हर घर सौर ऊर्जा के द्वारा गाया जाएगा, वहां के स्थानीय लोग, कितने लोगों के यहाँ सौर ऊर्जा लगा हुआ है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश के, इन मुद्दों को रखने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का सत्र होना चाहिए, और इसी वजह से विपक्ष हंगामा करने के लिए तैयार है। अभी की अगर बात बताएं तो राजधानी देहरादून से गैरसैंण मध्य हम लोग पहुंच चुके हैं, और गैरसैंण के पास जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों का हमने जिक्र किया, उनके साथ विपक्ष भी है, उत्तराखंड की जो लोकल पार्टी है, यूकेडी भी पार्टी मौजूद है, और गैरसैंण विधानसभा के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 धाम पर नहीं रख पाएगा कोई भी मंदिर का नाम, नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए बनेंगे कड़े कानून। तो सर्वसम्मति से कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में हुई कैबिनेट के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मौजूद 4 बड़े मंदिरों के नाम पर कोई भी अन्य मंदिर का नाम नहीं रख पाएगा। इसको लेकर राज्य में हुई कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। पिछले दिनों केदारनाथ मंदिर को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बाद धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। अगर कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। भारी बारिश की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पगनो गांव में पानी दाखिल हो गया और मलबा भी घुसा है। जी हां, उधम सिंह नगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश का मंजर
देखने को मिला और संभावना भी कई क्षेत्रों के लिए जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पागल नाला, गुलाब कोठी और छिनका बंद, जिसे खुलवाने के लिए प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों, इनमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर जिले में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में भी अतिवृष्टि की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं लोग सतर्क रहें और नदी नालों से दूरी बनाए रखें। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, बारिश का मौसम भले ही अब थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मुसीबत अभी गई नहीं है। मौसम विभाग कह रहा है रुक रुक कर बारिश होगी और पहाड़ भी दरकेंगे। देखिए पूजा, लगातार ही उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र समय समय पर लोगों को हिदायत दे रहा है कि दिन और रात के समय घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं खतरे पर बन जाता है। यानी अब जो पहाड़ होते हैं वो दरक जाते हैं, धीरे धीरे जो मलबा है वो भी आना शुरू हो जाता है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड के कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसको देखते हुए लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे में चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ पहाड़ों की बारिश का असर मैदानी जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि गंगा नदी पूरी तरह उफान पर है। जो गंगा के आसपास लोग रह रहे हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो गंगा के आसपास लोग रहते हैं तो ऐसे में वहां पर जल भराव हो जाता है, जो आसपास है वो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, बाढ़ चौकियों पर नजर बनाई हुई है, सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिंचाई विभाग है वो भी पूरी तरह सावधानी बरतने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ डेंगू को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय बताई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीमें घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमूमन देखिए जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है क्षेत्र में या बारिश के बाद सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया, बरसात के बाद जिले में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक कर रही हैं और जहां भी डेंगू का लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि समाज सेवियों ने भी मदद की जिम्मेदारी पूरे मामले में ले ली है। डेंगू को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पानी को जमा नहीं करने के निर्देश इस बीच दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास साफ पानी या गंदा पानी, कोई भी पानी आप जमा ना होने दें। समय समय पर अगर आप गमलों में भी पानी डालते हैं तो पानी को खाली करते रहें। और इसके अलावा यहाँ पर लार्वा के छिड़काव की भी बात की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जिला प्रशासन। जो हमारा सोर्स रिडक्शन का जो हमारा काम होना है खासकर बरसात के बाद, तो उसमें लार्ज स्केल में इसको टेकअप करने की आवश्यकता है। और अभी से हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान इसको स्टार्ट कर दिया है। और पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोकल बॉडीज की टीम वो एक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे बारिश शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हरिद्वार के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो टेम्परेचर लगभग रहता है यहाँ का और ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे रहती है, उससे डेंगू के लार्वा के पनपने की संभावनाएं हमारी ज्यादा होती है।
लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ताओं के जरिए गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को डेंगू से बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल ने बताया कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के समाजसेवी लोगों की भी इन अभियानों में मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी आशाओं को बता दिया गया और 2 डेंगू वॉलंटियर्स जो रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें गाँव जाकर घरों में जाकर उनका गाँव सर्वे करना है कि कहीं भी गमले में या किसी भी बर्तन में, छतों में कोई भी अगर पानी रुका हुआ मिल रहा है तो उसे फेंके और प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हम अपने ग्रुप में मंगा रहे हैं। उसके अन्यथा में हमारी ओपीडी इस टाइम अभी 120 से 150 के बीच में चल रही है। ज़्यादातर केस बुखार और नॉर्मल जो एनसीडी केसेस है वो आ रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर गांव धनपुरा में नशे की हालत में 20 वर्षीय युवक ने अपनी मां को धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पथरी थाना पुलिस सीओ निहारिका सेमवाल सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस हर पहलू पर जांच करने में जुट गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि चोरी समेत कई अन्य मामलों में युवक 3 बार जेल भी जा चुका है। हरिद्वार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। परीक्षा में धांधली करने वालों पर एक्शन देखने को मिला है। नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने पहुंचे 2 स्टूडेंट्स को उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक का अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बैठने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक पेपर सॉल्व करने और नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ था। हालांकि एसटीएफ ने परीक्षा से पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। उस समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 2 लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है, जो कि पटना का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था और दोनों इस समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। देर रात हल्द्वानी में देवखड़ी नाले ने भारी तबाही मचाई। मलबे में 2 स्कूल बसें दब गईं, जबकि कई घरों में मलबा दाखिल हो गया। नगर निगम और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लोग अपने घरों से मलबा हटाने के काम में जुटे हुए हैं, तो वहीं कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल पहाड़ों से हुई भारी बारिश की वजह से देवखड़ी नाले ने अपना रुख बदला और सुरक्षा दीवार को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद हालात बदतर हो गए। लोगों को अभी भी जानमाल का खतरा बना हुआ है। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले ने देर शाम भारी तबाही मचाई है और जो नाला था उसकी जो सुरक्षा दीवार थी वो पूरी तरह से टूट गई 2 जगहों से और जो नाले का जो पानी था उसका रुख
कॉलोनियों की तरफ हुआ और जिस वजह से भारी मलबा और बोल्डर यहाँ कॉलोनियों में घुस गए हैं और लोगों के घरों में भारी संख्या में, भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर यहाँ पर हैं। 2 गाड़ियाँ इस पार्किंग में खड़ी थी, स्कूल बसें हैं ये, और ये स्कूल बसें पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरह से मलबे में डूबी हुई हैं। इतना भारी मात्रा में मलबा आया है, लोगों के घरों में 4 से 6 फीट तक मलबा घरों के अंदर घुसा हुआ है और इस मलबे की वजह से ये दोनों स्कूल बसें पूरी तरीके से अभी यहाँ पर खड़ी हैं और ये कब निकलेंगी, कब इनको निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 2 गाड़ियाँ हैं जो मलबे में दबी हुई हैं इस पार्किंग में, बाकी अन्य छोटी गाड़ियाँ भी इसमें बताई जा रही हैं कि दबी हुई हैं। इसके अलावा पास में जो घर है उस घर में भी 4 से 5 फीट तक यहाँ पर मलबा और पत्थर इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर किस तरह से पत्थर, मलबा, जो गाद है वो पूरी तरीके से भरी हुई है और जेसीबी की मदद से यहाँ पर इसकी सफाई की जा रही है। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अभी थोड़ी देर के बाद जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए किस तरह से लोगों के घरों में जो मलबा है वो घुसा है। लोग अभी भी अपने घरों के मलबे को सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। नाले की दीवार टूटने से ये नुकसान हुआ है और ये देखिए किस तरह से लोग अपने घर के मलबे की सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। देखना है कि लोगों को कितनी जल्दी यहाँ पर राहत मिल पाती है। हल्द्वानी से तारा जोशी, न्यूज इंडिया के लिए। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़।